Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars. I am Advocate Vanita. I am presenting here with an important lecture of IPC. In the last previous class, I have already discussed the different explanations, general explanations from section 8 to 20. In that class, I have also told you that for 2 days, I will not prepare any type of lecture. Sorry for that inconvenience. In today's lecture, I will discuss public servant under section 21 of IPC. देखो अभी हम जैसे मकान शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वाईफाई का इश्यू आ रहा है। वाईफाई का कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करने में और वहाँ लगाने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि 1 हफ्ते तक लेक्चर ना भी आए या हो सकता है कि छोटे छोटे फॉर्म में लेक्चर्स अपलोड हों, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में जितना डेटा होगा मैं उसी डेटा की हेल्प से आपके लिए लेक्चर बनाकर अपलोड कर सकती हूँ। क्योंकि जो वाईफाई से जो हमें रेंज मिलता है मोबाइल के नेटवर्क का, यानी कि जो नेटवर्क का रेंज होता है, इंटरनेट का रेंज होता है, जो स्पीड मिलती है वो स्पीड मोबाइल के नेटवर्क से नहीं होता। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 21 को डिटेल में स्टडी करेंगे और आज सिर्फ सेक्शन 21 ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास कब होती है मुझे कुछ नहीं पता। हो सका मुझे टाइम मिला तो हो सकता है मैं छोटे छोटे लेक्चर अपलोड करके बना के अपलोड कर दूं, और टाइम नहीं मिला तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो मैं उसको कंप्लीट ज़रूर कर दूंगी। अगर मान लो डेली का 1 लेक्चर अपलोड नहीं हुआ तो आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा। 3-4 लेक्चर इकट्ठे ही अपलोड हो जाएंगे, उनको रूटीन में आप देखते रहिए और समझते रहिए। मेरा एक प्लान है मेरा ब्लॉग लिखने का। मैं ब्लॉग लिखने का भी प्लान बना रही हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, तो वो सारा का सारा एक ब्लॉग की फॉर्म में आपके सामने आ जाए। तो इसके जो नोट्स होंगे वो सारे ब्लॉग की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जब आप ब्लॉग पढ़ोगे तो उसमें आपके जो स्टडी पर्पज़ से भी ये जो डाउट है ये भी क्लियर हो जाएंगे, और उससे जो ब्लॉग में जो कुछ भी थ्योरी लिखी होगी, जो भी एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन लिखी होगी, उसकी हेल्प से आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। वो नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैंने भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और हैंड रिटन नोट्स से आपकी स्पीड भी बनेगी। आपकी अगर राइटिंग इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है तो आप उसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हैंड रिटन नोट्स उस ब्लॉग की हेल्प से बनाइए। हो सकता है उन ब्लॉग्स को भी लिखने में मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाए। जैसे वो तैयार हो जाता है, वो सारा सिस्टम तैयार होगा तो मैं उसका लिंक जो है आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आप सभी ये सोचते हैं कि मैडम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने का प्रयास करती हूँ। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर डिस्कशन अबाउट सेक्शन 21 ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फर्स्ट वी हैव रिवाइज द प्रीवियस एक्सप्लेनेशंस। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 6052A, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। सेकंड है कि जो डेफिनेशन है कोड की वो उसी सेंस में समझी जाएगी एक्सेप्शन के साथ। थर्ड कहता है कि जो एक्सप्रेशन एक बार आपने एक्सप्लेन कर दी वो बार बार उसका वही मीनिंग रहेगा। 8 कह रहा है कि जेंडर के अंदर ही और शी जो है दोनों काउंट होंगे, मेल और फीमेल, और ही और शी जो है उसके रिगार्डिंग जो है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस विश्वविद्यालय का इंपॉर्टेंट केस भी है कि 354 में अगर किसी लेडी के साथ किसी ने आउटेज ऑफ मॉडेस्टी किया किसी दूसरी लेडी ने, तो वो भी इक्वली लाइबल हो जाएगी। फिर है नंबर के अंदर जो सिंगुलर नंबर है, जो एक वचन है उसमें बहुवचन भी काउंट होगा, जो बहुवचन है उसमें एक वचन भी काउंट होगा। सेक्शन 31 क्लॉज 2 जो है जनरल क्लॉज एक्ट का, वो भी सिमिलर प्रोविज़न बताता है, और जेंडर के लिए सेक्शन 13 का क्लॉज 1 जो है जनरल क्लॉज एक्ट का सिमिलर प्रोविज़न बताता है। मैन और वुमेन के अंदर जो है किसी भी एज के मैन या वुमेन होंगे, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या 50 साल का 70 साल का बुजुर्ग हो। मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक लैंडमार्क केस है, वो आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद है पर्सन के अंदर कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन इंक्लूड होगी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे वो किसी एक्ट के तहत बनाई गई हो या वैसे ही बनाई गई हो, तो पर्सन में वो भी इंक्लूड होगा, और उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला जा सकती। ये बात कही गई थी सतीश जयंतीलाल शाह के केस में, लेकिन जो सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट के केस है उसमें ये कहा गया था कि केस तो चलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ वही इम्प्रिजनमेंट और फाइन जहाँ का प्रोविजन होगा वही दिया जा सकता है। क्या अनबोर्न चाइल्ड भी पर्सन है? यस, अनबोर्न चाइल्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 11 अंडर पर्सन। पब्लिक के अंदर कोई भी क्लास और कम्युनिटी है, जो ये पब्लिक की डेफिनेशन है सेक्शन 12 के अंदर, ये क्या एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर काफ़ी कुछ इंक्लूजन है। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति जो है पब्लिक के अंदर काउंट होता है। उसके बाद है 13 रिपील हो चुका है। 14 है सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट का सर्वेंट
सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट उसे कहा जाएगा जिसे सरकार ने अपॉइंट किया, सरकार ने जो है उसको उसकी सर्विस को कंटिन्यू किया और वो किसी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है। 15 और 16 रिपील हो चुका है। 17 कहता है कि गवर्नमेंट इंक्लूड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। 18 कहता है इंडिया में पहले क्या था, 2019 के जो अमेंडमेंट से पहले जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन अब जो इंडिया के पार्ट के अंदर ही काउंट होता है। यानी कि जो आईपीसी की जो एप्लीकेशन है, पहले वो इंडिया को पार्ट तो था, लेकिन जो आईपीसी की जो एप्लीकेशन थी, आईपीसी वहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है JNK पे अप्लाई नहीं होता था और सिर्फ इंडिया के बाकी पार्ट्स पे अप्लाई होता था एक्सक्लूडिंग JNK। लेकिन जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019, उसके बाद जो है उसे एक स्टेट के रूप में नहीं माना गया। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट इज़ जम्मू एंड सेकंड इज़ लद्दाख। जज का मतलब हर एक वो व्यक्ति जज होगा जिसे एक पोस्ट पर डेजिग्नेट किया गया और वो एडजुडिकेशन करता है और फाइनल जजमेंट देता है। यानी कि वो जुडिशरी के जो एडजुडिकेशन है उसके एक्ट करेगा तब वो जज कहलाया जाएगा। अगर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो वो जज की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। उसके बाद है 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जज का ही पार्ट समझो आप, क्योंकि कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है कि हर एक जज जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा अगर वो एम्पावर्ड होगा एक्ट जुडिशली। इसके लिए जो है ब्रदा कांता मिश्रा वर्सेस रजिस्ट्रार उड़ीसा हाई कोर्ट का एक केस है, आप कैसे माइंड में रख सकते हो। एग्जाम में इतना डिटेल में ये केस नहीं डिस्कस होगा। एग्जाम में मेजर सिंह का केस डिस्कस होगा, सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट का केस डिस्कस हो सकता है, लेकिन ये केस डिस्कस नहीं होगा। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर जज है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जज के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई कमेंट दिया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ तभी काउंट होगा जब वो एक एडजुडिकेशन का एक्ट करेगा, ना कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। आज डिस्कस करते हैं पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इन नीचे की कैटेगरी जो है उनमें फॉल करता हो तो वो पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। फर्स्ट जो है उसे ओमिट कर दी गया। सेकंड क्लॉज कहता है कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री के अंदर कमीशन्ड का मतलब है जो एक तरीके से आपके वो प्रमाणित ऑफिसर होता है मिलिट्री का, नेवल का और एयरफोर्स ऑफ इंडिया का, उसे क्या कहा जाएगा, उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। स्टेट SP हैदराबाद वर्सेस कैलाश चंद एयर कमोडोर के केस में ये बात कही गई थी कि जो ऑक्सिलरी एयरफोर्स है, जो रिजर्व ऑक्सिलरी एयरफोर्स एक्ट के तहत जो बनाई गई है, ऑक्सिलरी फोर्स का मतलब जो साथ में सहयोग देने के लिए जो फोर्स बनाई जाती है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे जब वो एयरफोर्स के अंडर एक अथॉरिटी के रूप में एक्ट करेंगे। थर्ड क्लॉज कहता है कि हर एक जज जो एम्पावर्ड होगा डिस्चार्ज इस ड्यूटी एडजुडिकेशन फंक्शन, जो सेक्शन 19 और 20 के अंदर हमने डिस्कस किया था वो सारा कुछ ही इसमें है कि हर एक जज जो है वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। तो RS नाइक वर्सेस AK अंतुले का जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है कॉन्स्टिट्यूशनल के बिहाफ में, और इसी के अंदर ये बात भी कही गई कि जो MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता इस क्लॉज के अंडर, क्योंकि वह किसी प्रकार की डिबेट्स में भाग लेता है, लेकिन वो प्रिविलेज या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस के रिगार्डिंग उसका कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को डील करता है, जुडिशरी फंक्शन को डील नहीं करता, एडजुडिकेटरी फंक्शन नहीं करता। तो इसलिए जो है MLAs है और जो MPs है वो पब्लिक सर्वेंट में फॉल नहीं करेंगे। फोर्थ है कि हर एक ऑफिसर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जैसे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या लिक्विडेटर होते हैं, जो किसी की प्रॉपर्टी का इशू होता है तो उस प्रॉपर्टी के रेट को डिसाइड करने के लिए इशू किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। रिसीवर होता है, रिसीवर भी यही काम करता है कि जो डिस्प्यूट्स है उनको रिमूव करने के लिए सिविल कोर्ट में भेज दिया जाता है। सिविल कोर्ट के द्वारा जब भेजा जाता है किसी भी प्लेस के ऊपर, और कमिश्नर होता है जो कमिश्नर जैसे ओथ कमिश्नर हो गए वो, और उसके अलावा जो बयान रिकॉर्ड करके लाते हैं, एविडेंस जो लेके आते हैं सिविल केसेस में, उन्हें जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। हुज ड्यूटी इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट लॉ ऑफ एक्ट, यानी कि लॉ के रिगार्डिंग कोर्ट के ऑर्डर के वजह से जो इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, और ऑथेंटिकेट करते हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जा सके, उसको एग्जीक्यूट किया जा सके जुडिशल प्रोसेस में, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, या उसको ओथ दिलवाई जा सके, और टू इंटरप्रेट और टू प्रेजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, या उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म, और हर एक पर्सन जो कोर्ट द्वारा ऑथराइज होगा वो भी पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। A receiver in insolvency or a bench clerk in charge of compensation seat in the office of labor commissioner under the workman compensation public servant, कहता है कि जो एक रिसीवर अपॉइंट किया गया इंसॉल्वेंसी के केस में, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जब किसी का दिवालिया निकल जाता है
तो एक मान लो कंपनसेट डिसाइड करने के लिए अगर लेवीज कमिश्नर में कोई भी रिसीवर अपॉइंट किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत, वो भी जो है पब्लिक सर्वेंट के क्लोज में फॉल करेगा। एवरी जूरीमैन का मतलब है कि जो जज वगैरह होते हैं, असेसर है, मेंबर ऑफ पंचायत है, जो कोई भी फैसला दे रहे हो किसी डिस्प्यूट के ऊपर, वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट होते हैं और वो पब्लिक सर्वेंट हैं। हर एक आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जो अपॉइंट किया गया है, या कोई ऐसा और क्लोज है जिसके तहत कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग उसे अपॉइंट किया गया है और उसकी कम्पिटिटिव अथॉरिटी है, ये कम्पिटेंट है, वह योग्य है उस काम को करने के लिए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। 7, हर एक वो व्यक्ति जो एक ऑफिस को होल्ड करता है, यानी कि जो किसी ऑफिस में अपॉइंट किया गया है और उसको एम्पावर्ड किया गया है कि वो किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट रोक के रखे, जैसे जेल अथॉरिटीज़ होती हैं, वार्डन होते हैं, जेल वार्डन होती है, क्या करते हैं कैदियों को कन्फाइन करके रखते हैं, तो वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। क्लोज 7 जो है वो ये नहीं बताता कि एडजुडिकेटरी फंक्शन क्या है, वो इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करता कि एडजुडिकेटरी फंक्शन किसको बोला जाएगा। ये सिर्फ ये बताता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर प्रिलिमिनरी और एंड प्रोडक्ट जुडिशियल क्रिमिनल केस, जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल केस में कोई फैसला होता है या कोई जजमेंट देने का जो काम किया जाता है जिससे कि प्रिजन सेंटेंस हो, जिसमें जेल की सज़ा दी जाती हो, और एक ऐसा पर्सन जो ऐसी ड्यूटी को करता है कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग, तो उसे भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा। द फैक्ट दैट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए बॉडी और एम्पावर टू एडजस्ट ए पर्सन गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कह रहा है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो उसके अंदर जब वो मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्पीकर्स होते हैं, अगर वो मान लो उनके ऊपर कोई पनिशमेंट निर्धारित कर देते हैं तो वो फिर पब्लिक सर्वेंट काउंट होंगे। 8th क्लोज कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज सच पावर प्रिवेंट, एक मान लो ऐसा कोई ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंसेस को रोकेगा और उन ऑफेंसेस की वो रिपोर्ट करेगा, और जो ऑफेंडर हैं, जो अपराधी है, उनको सामने लेके आएगा, जस्टिस मतलब कोर्ट में लेके जाएगा, और प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस, और जो लोगों की स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा, वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। इनकी जो पुलिस होती हैं वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। द वर्ड ऑफिसर विद इन दिस क्लोज हैज़ बीन सेट टू द की वर्ड डिटरमाइन एज टू वेदर पर्सन पब्लिक सर्वेंट और नॉट। कहता है जो ऑफिसर वर्ड दिया हुआ है इसके अंदर, उसका मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति इन काम को करेगा जो ऊपर डिसाइड किए गए हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। ए पर्सन इज ए ऑफिसर इफ ही इज़ द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक गवर्नमेंट की सर्विस में है और इंटरेस्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी, और जो एक पब्लिक ड्यूटी के लिए जिसको इंटरेस्टेड का मतलब जिस पर विश्वास करके एक ड्यूटी सौंपी गई है, वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। बाय वेरियस डिसीजन, कई ऐसे जजमेंट आए थे सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे लिए यहाँ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उन जजमेंट के अकॉर्डिंग ये बात निकल के आई कि एक टीचर होता है वो भी गवर्नमेंट स्कूल का पब्लिक सर्वेंट है, पटवारी भी पब्लिक सर्वेंट है, कोतवाल भी पब्लिक सर्वेंट है, रोडवेज का बस ड्राइवर भी पब्लिक सर्वेंट है, एम्प्लॉय है इंडियन एयरलाइंस का, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो ये सारे के सारे जो सर्वेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट में फॉल करेंगे। 9th क्लोज कहता है कि एवरी ऑफिसर, हर एक वो व्यक्ति हुज ड्यूटी इज़ टू सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सटेंड प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सर्वे करके आता है, जो कोई सरकार के बिहाफ में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे सेक्रेटरी वगैरह हो गई, या रिवेन्यू पर्सन जो कर इकट्ठा करता है, जैसे तहसीलदार वगैरह हो गए, इन्वेस्टिगेट करते हैं जो पुलिस के अधिकारी हो गए, रिपोर्ट देते हैं जो कोर्ट के अंदर, ये कोई क्लरिकल पोस्ट पे होते हैं, और एनी मैटर जो कोई भी ऐसा काम जो ये कर्मचारी करते हैं, जो ये सर्वेंट्स करते हैं, जिनके रिगार्डिंग कोई इकोनॉमिकल पैक्यूनरी वैल्यू जुड़ी हो, पैक्यूनरी इंटरेस्ट जुड़ा हो, रुपयों से संबंधित कोई बात जुड़ी हुई हो, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करके सर्टिफाइड करना या किसी को लॉ में बचाव करना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट में फॉल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था RS नाई वर्सेस A के अंतुल्य का केस, जो हम पीछे भी डिस्कस कर सकते हैं, 1984 का डिस्कस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये बात कही दी गई थी कि जो संथानम कमेटी है वो ये दिखाती है कि जो अमेंडमेंट किए गए थे सेक्शन 21 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अमेंडमेंट के बाद जो है MLA विद इन द परव्यू सेक्शन 21 मेक टू हिम पब्लिक सर्वेंट, उसको पब्लिक सर्वेंट बनाते हैं। वो कब बनाएंगे, जब वो डिस्चार्ज करेगा, नॉट ब्रिंग टू चार्ज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉज 9, कह रहा है कि जब वो ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा तब न कि कोई चार्ज लेने की वजह से उसे पब्लिक सर्वेंट बनाया जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सर्वेंट कब माना जाएगा, जब वो कोई प्रिजनर यानी कि जो कोई पनिशमेंट देगा तब वो पब्लिक सर्वेंट काउंट होगा। स्टेट वर्सेस MP द्विवेदी में ये बात कही गई कि जो ऑफिसर है इस क्लॉज के अंदर, उसके अंदर लेक्चरर ऑफ गवर्नमेंट भी आ जाएगा, एग्जामिनर भी, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर भी,
और क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, और लेक्चर एट दैट पॉइंट डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का वो लेक्चर। ऑटोनोमस का मतलब है कि वो भी किसी एक्ट के तहत गठित की गई है, तो उसके अंदर जो ड्यूटी करेगा लेक्चरर वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 10th, एवरी ऑफिसर उस ड्यूटी, हर एक वो व्यक्ति, वही चीज़ है कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग असेसमेंट करना, टैक्स लेना किसी टाउन डिस्ट्रिक्ट में, ये सिंपल सा है कि हर एक वो व्यक्ति जो किसी प्रकार के टैक्सेस कलेक्ट करता है, रिवेन्यूज़ कलेक्ट करता है, आप ये मान के चलिए वो पब्लिक सर्वेंट हैं। एग्जाम में ये अलग अलग क्लोज वाइज नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता है मोस्टली कि पब्लिक सर्वेंट किस सेक्शन में आता है, और उसको आपको समझना चाहिए कि वेदर ग्राम सचिव है या ग्राम पंचायत का जो हेड है वो एडजुडिकेट करता है मैटर्स को, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वो आपको आंसर देना पड़ेगा। 11th कहता है कि हर एक वो पर्सन जो कोई भी ऐसा ऑफिस, ऐसे ऑफिस में काम कर रहा है जहाँ पब्लिश करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रल, जो ये वोटिंग, जब वोट वगैरह बनते हैं, जो ये वोटर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी लगे हैं वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। सरपंच जो है ग्राम पंचायत का और प्रधान है ग्राम सभा का, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। हालांकि जो इलस्ट्रेशन दिया गया 21 में वो ये कहा गया है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सरपंच के जो ग्राम में जो सरपंच होता है वो क्या करता है, दो पार्टियों के बीच झगड़ों का भी निपटारा करवाता है, तो इसलिए उसे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में माना गया, लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर को पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं माना गया। 12th ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट की सर्विस में है और गवर्नमेंट के द्वारा जिसको फीस ली जाती है और गवर्नमेंट की वो ड्यूटी करता है वो पब्लिक सर्वेंट है। बी क्लॉज कहता है कि जो सर्विस है या पे है लोकल अथॉरिटी की, जो किसी कॉरपोरेशन के तहत किसी गवर्नमेंट के अंडर जो कोई कंपनी है और उसमें उसको मान लो फंड मिलता है या उसको सैलरी मिलता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। म्यूनसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट। अब ये कह दिया गया कि म्यूनसिपल पब्लिक कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। एक्सप्लेनेशन, ये म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ नॉट ए पब्लिक सर्वेंट आएगा। आई एम क्लियरिंग दिस डाउट। आई हैव टू ओपन बेयर एक्ट एंड टैली द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू मी म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। लेट्स watch, let's see in the Bear Act. A municipal commissioner is a public servant. ओके, तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट होगा। जो लास्ट में वो मिस प्रिंट हुआ होगा, तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है चाहे गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो चाहे ना हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट फॉल करेंगे अगर वो ऊपर वाली कैटेगरी में आता है। जो वर्ड्स है पब्लिक सर्वेंट का, उसको ये समझा जाएगा कि जो एक्चुअल पोजीशन है, किसी भी ड्यूटी को निभा रहा है, लीगल ड्यूटी को निभा रहा है, कोई ऑफिस का राइट ले रहा है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। इलेक्शन का मतलब यहाँ जो है कि जो मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव म्यूनसिपल अथॉरिटी में, और जब वो इलेक्शन के टाइम पे जो वोटिंग के जो वर्क करते हैं वो सारे क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। इन द लास्ट स्लाइड द सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत प्रधान, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा, यहाँ पर ना ये पब्लिक सर्वेंट ही दिया हुआ है, मैंने जो है रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया था। सेक्शन 21 जो है वो यही कहता है कि म्यूनसिपल कमिश्नर भी पब्लिक सर्वेंट है। मैंने रॉन्गली इसको इंटरप्रेट कर दिया। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, प्लीज़ करेक्ट दिस। म्यूनसिपल कमिश्नर इज ऑल्सो ए पब्लिक सर्वेंट, फॉल्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC। ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है, तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन को आप रिमूव कर लेना। तो ये आपके हो गया पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस भी है। पब्लिक सर्वेंट जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो। गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको गवर्नमेंट ड्यूटी देता है, गवर्नमेंट सैलरी देता है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट क्या है, वो हर एक व्यक्ति जो प्राइवेट तौर पर भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। पब्लिक सर्वेंट को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, पेरोल नहीं होता, इनको फिक्स सैलरी नहीं होती, ऑनरली विद नो वेज और मनी। वो कई बार क्या है कि मान लो एक कोई दफ्तर है या ऑफिस है, उसका कोई हेड है, उसको दूसरे ऑफिस का भी चार्ज साथ में दिया जाता है, तो वो उस टाइम पब्लिक सर्वेंट का एक्ट कर रहा होता है, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी निभा रहा होता है, हालांकि इस दूसरे एक्ट के लिए उसको पेमेंट नहीं मिल रही होती। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हमेशा ही सरकार की तनख्वाह पर होता है। पब्लिक सर्वेंट को आप जीनस मान सकते हो कि पब्लिक सर्वेंट वो है जिसके अंदर सब कुछ शामिल है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट भी आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो स्पेसिज है, तो उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट नहीं आ सकता। सेक्शन 21 जो है पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है और सेक्शन 14 जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताता है। आई होप जो आपको अभी ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वैसे मुझे उसमें कन्फ्यूज़न हो गया था कि म्यूनसिपल कमिश्नर इज़ पब्लिक सर्वेंट और नॉट, बट नाउ यू विल करेक्ट दैट स्टेटमेंट, क्योंकि जो मैंने बोला वो शायद गलत बोल दिया था, लेकिन एक्चुअल में म्यूनसिपल कमिश्नर जो है पब्लिक सर्वेंट होता है। आप ये करेक्ट कर लेना, एग्जाम में प्री में पूछ लिया जाता है।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट के बीच में डिफरेंस पता चला होगा कि पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट तो होता ही है, लेकिन सभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते। ये डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। और सेक्शन 21 है, वैसे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट में काउंट होते हैं। मेंस में रेयरली पब्लिक सर्वेंट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि पेपर जो है इतना सिलेबस इतना लेंथी है, तो उसमें से और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन मेरे लिए ये पब्लिक सर्वेंट करवाना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था, इतना डिटेल में करवाना इसलिए हो गया था, क्योंकि हमारे मन में हमेशा ये डाउट रह जाता है कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट क्या एक है। तो आज शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर्वेंट और गवर्नमेंट जो है सेक्शन 14 में दिया हुआ है और पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन 21 में दिया हुआ है। बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट सेंस, डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। तो अगर आपको समझ आ गया तो वेरी गुड, अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इस पर थोड़ा एक सेपरेट लेक्चर और बना लूँगी। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको आईपीसी के एक एक पॉइंट क्लियर करूं। हो सकता है आईपीसी के अपने 200 से ज़्यादा लेक्चर भी बन जाएं, हो सकता है आईपीसी अकेले को करने में हमें 5-6 महीने लग जाएं, लेकिन जब इसे आप एक बार कर लोगे तो उसके बाद भविष्य में आपको कभी इसके रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और वैसे भी तकरीबन 1 साल तक एग्ज़ाम आने वाले नहीं है, और एग्ज़ाम आएंगे साथ साथ मैं एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा भी साथ में शुरू कर दूँगी। और जैसे हम दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक बोर्ड वहाँ लगाऊँ। बोर्ड लगाने से क्या है कि मुझे जो भी टॉपिक है वो समझाने में ईजी हो जाएगा, और जो भी नोट्स है ब्लॉग के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना का इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें अपना बचाव कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।